वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो और केमिस्ट्री से आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी बेसिक्स कंसेप्ट्स को जिससे आपको आगे केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जो कंसेप्ट्स हैं उसका मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा वो होगा आपका परमाणु एवं अणु, जिसके अंतर्गत आप परमाणु संख्या के बारे में भी पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद संयोजकता, उसके बाद आयन व इसके प्रकार, उसके बाद यौगिक, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखना। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम दो टॉपिक देखेंगे, पहला परमाणु एवं अणु और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब हम परमाणु की परिभाषा को देखते हैं। दुनिया के सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई ही क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण के बारे में। जैसे कि आप लोगों का कोई मकान होगा जिसमें आप लोग रहते हो, और वो जो मकान होगा वो कई सारे ईंटों से मिलकर बना होगा, और ये जो ईंट है वो इस मकान के लिए क्या है? तो ये रचनात्मक इकाई है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उन सब की रचनात्मक इकाई कौन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु तीन उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? वो ऋण आवेशित होता है, यानी कि उस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? तो उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल रहता है, यानी कि उदासीन रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन कक्षा के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कक्षा वो है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और इसी प्रक्रिया के कारण हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं हम आगे उदासीन परमाणु के बारे में, यानी कि कोई भी जो एटम होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी कि अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं हम अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स के बाद। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड, या आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जब आपस में ये क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो किस चीज का निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला समपरमाणुक अणु यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो H2, H2 दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ठीक उसी प्रकार N2 जो कि दो नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब दूसरा प्रकार जो है वो है विषम परमाणुक अणु यानी कि हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभिन्न प्रकार के परमाणु होंगे इसमें। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो H2O जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं, जो मिलके क्या बनाते हैं? H2O अणु बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के तीन परमाणु के साथ रासायनिक बंध के द्वारा जब जुड़ जाते हैं या आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? NH3 का निर्माण करते हैं, जो कि एक क्या है? अणु है। अब बात करते हैं हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में, यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में, कि ये क्या होता है। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी परमाणु में एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स ही क्या होंगे? आपके परमाणु क्रमांक होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर होंगे, जिसे हम किस चीज से सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रोटॉनों की कुल संख्या अगर 1 होगी तो उस तत्व का क्या नाम होगा? 2 होगी उस तत्व का क्या नाम होगा? 3 होगी तो उस तत्व का क्या नाम होगा? 4 होगी तो उस तत्व का नाम क्या होगा? और 5 होगी तो तत्व का नाम क्या होगा? अब बात करेंगे हम परमाणु संख्या की विशेषताएं के बारे में। सबसे पहला जो विशेषता है कि परमाणु संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है। दूसरा जो आपका विशेषता है वो है किसी भी दो तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम।
इसका परमाणु संख्या 1 होता है और हीलियम का 2 होता है और ये कभी भी सेम नहीं हो सकता है। अगला विशेषता है किसी भी तत्व का परमाणु संख्या हमेशा समान रहता है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इन सब का जो परमाणु संख्या है 1, 2, 3, 4 ये हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है। अगला जो विशेषता है वो है सभी तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्या है, एक तत्व है जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है। और उन सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परमाणुओं या अणुओं को इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में हम उसके वितरण को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला जो पद्धति है वो है KLMN इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? और दूसरा जो है वो है SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो KLMN इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, इसे लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें कि पहला नियम है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ठीक? जो कि होती है 2n स्क्वायर, यानी कि K जिसमें n इज़ इक्वल टू 1 होता है, L जिसमें n इज़ इक्वल टू 2 होता है, M जिसमें n इज़ इक्वल टू 3 होता है और NZ जिसमें n इज़ इक्वल टू आपका होता है 4, ठीक है? तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि में अधिकतम जो आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो होगा 2n स्क्वायर, यानी कि 2 1 स्क्वायर, यानी कि 2, L में होगा आपका 8, M में होगा 18 और N में होगा आपका 32, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले कम इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा को भरेगा, यानी कि K को भरेगा, उसके बाद L को भरेगा, उसके बाद M को भरेगा, उसके बाद N को भरेगा। इसके बाद तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टक नियम का उससे उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है? अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब आंतरिक कक्षा जो है वो पूर्णतः भर जाएँगे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब आंतरिक कक्षा यानी कि M कक्षा हो गया या वो L कक्षा हो गया, जब उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आपके भर जाएँगे। यानी कि L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 8, M में कितने होते हैं 18। अगर ये दोनों फुलफिल हो गए तभी हम आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाहरी कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं या उसे लिख सकते हैं। अब परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। हीलियम का कितना होगा? 2 हो जाएगा। लिथियम का क्या होगा? 2, 1 हो जाएगा। ठीक है? बेरिलियम का 2,2, बोरोन का 2,3, कार्बन का 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एम में कितने होते हैं? 18 होते हैं। एन में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और आपको पता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम? उसका परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है? अब हम बात करेंगे सोडियम के बारे में, यानी कि Na जिसका परमाणु संख्या होता है 11, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 18। ठीक है? तो यहाँ पे कितने टोटल हो गए? 18, 2, 20, 8, 28, 28, लेकिन चाहिए हमको कितना? 11 चाहिए। तो हम इसका क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 1। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है? तो पोटेशियम जिसका संकेत क्या होता है? K और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19 यानी कि 90। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। 2 क्योंकि K में 2, L में कितना होता है? 8, ठीक है? M में कितना होता है? 18, 18, 8 26 और 2 28। चाहिए हमको कितना चाहिए? 19 चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2, 8, 10 और 9, 19, ठीक है? ये लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि
आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। इसे लिखने के लिए क्या करना होगा कि आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। तो लिखेंगे हम 2, 8, 8 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1 बच रहे हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के टॉपिक पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।